नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 20 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, सबसे पहले एक रविकांत बिजनेसमैन है, उनकी बुक के बारे में बात करेंगे। मोदी जी से मिले हैं वो और अपनी बुक के बारे में बात करी है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ने एक लंबी छलांग लगाई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेस्टेस पोलाटी पालोटी एक नई प्रजाति मिली है, जानेंगे ये प्रजाति किस चीज़ की है, कहाँ पे मिली है और क्या उपयोगिता है इसकी। ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो परमाणु समझौता हुआ, उसके बाद में हमारे परमाणु संयंत्र जो है, उनके बारे में हल्की सी जानकारी अपन ले लेंगे। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम वन जो रॉकेट है, ये लॉन्च किया है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके मायने जानेंगे, भारत के लिए क्या है और हमारे स्पेस सेक्टर के लिए क्या है। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में बात करेंगे और असम सेट क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, बिना आपका समय खराब किए सीधे चले चलता हूँ आपको आज की एक-एक करके न्यूज़ डिस्कशन पे, ठीक है? तो सबसे पहले तो रविकांत जो है एक बिज़नेसमैन है, पीएम मोदी से मिले वो, ठीक है? तो क्या ये मुलाकात हमारे लिए काम की है? बिल्कुल नहीं, हमारे लिए काम की नहीं है। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है, इन्होंने एक बुक लिखी। किसने? रविकांत ने। बिज़नेसमैन है, बुक का नाम है लीडिंग फ्रॉम द टू अचीव द इम्पॉसिबल। मैंने ये बुक क्यों रीड करी? देखिए, मैंने न्यूज़ में देखा, आप लोगों ने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा। और एक चीज़ समझिए सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति पीएम से मिल रहा है, वो भी इंडिया के पीएम से, जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा सेलिब्रिटी है इंडिया में, लोगों का नंबर ही नहीं आता यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। मिल रहा है मतलब कि आदमी इम्पोर्टेंट है ना? पहली बात ये हुई। दूसरी बात क्या है कि ये सब्जेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट। आपने आज तक अगर कोई बात सुनी होगी तो सिर्फ एक बात, कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्या मतलब है इसका? यानी जब भी नेतृत्व की बात आती है, जब भी बात आती है किसी लीडरशिप की, तो ये कहा जाता है कि आप आगे होके, नेता वो है, लीडरशिप उसकी अच्छी है जो सामने से फ्रंट से लीड करता है, अपनी टीम को आगे होके लीड करता है। इन्होंने इस बुक में बताया कि नहीं, लीडर वो है जो बैक साइड से, यानी कि अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए, उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए, उनकी काबिलियत पे भरोसा करते हुए पीछे से उनको हिम्मत दे। जब टीम सक्सेस हो तो सारा क्रेडिट जो है टीम को दे, जब फेल हो तो क्रेडिट खुद लें। और मुझे एक बात याद आ रही है, विक्रम साराभाई साहब की। विक्रम साराभाई जब हमारे स्पेस जो प्रोग्राम था उसके हेड थे, ठीक है? और इनको हमारे स्पेस प्रोग्राम रॉकेट साइंस का जन्मदाता भी बोला जाता है। इनके अंडर में कलाम साहब काम करते थे, एपीजे अब्दुल कलाम। जब एक मिसाइल प्रोग्राम इनका फेल हो गया, तो विक्रम साहब सीधे गए मीडिया के सामने, खुद ज़िम्मेदारी ली कि ये मेरी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है, मेरा व्यक्तिगत फेलियर है कि हम इस मिशन को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए। कुछ दिनों बाद उस प्रोजेक्ट पे दोबारा काम हुआ, जो कमियाँ थी उनको ठीक किया गया और जब वो प्रोग्राम सक्सेस हुआ, जब वो मिसाइल अच्छे से लॉन्च हो गई, अपने डिज़ायर्ड जो उसके लक्ष्य थे उनको पूरा कर लिया, तो फिर उन्होंने कलाम साहब को भेजा कि आप जाइए, आप मीडिया को ब्रीफ कीजिए। यानी कि अब श्रेय लेने का टाइम है और श्रेय आप लीजिए। जब ज़िम्मेदारी लेने की बात थी, जब कमी के बारे में ज़िम्मेदारी लेने की बात थी, तब मैंने ली। तो इस तरह से तो इस बुक में डायरेक्ट सवाल बेशक ना पूछे, लेकिन कहीं मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि श्री रविकांत जो है राइटर है, बुक इनकी है लीडिंग फ्रॉम द बैक टू अचीव द इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव चीज़ें अचीव करने के लिए आपको अपनी टीम को, लीडरशिप को पीछे से लीड करना है, राइट? चलिए, अब देखते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया जो है वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। यानी कि पूरी दुनिया में अभी मोबाइल उत्पादन के बारे में अगर बात की जाए तो इंडिया नंबर 2 पे है। सरकार ने देखा है कि इस सेक्टर में इंडिया और भी अच्छा कर सकता है, तो अभी जो बजट था 2026-27 में 62,500 करोड़ रुपए का जो फंड है, इसके लिए और जारी किया है कि हमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ानी है, बाकी दुनिया के देशों में मोबाइल निर्यात हमें करने हैं, ठीक है? ये योजना रहेगी 5 साल के लिए, 2026-27 से 2030-31 तक, और 39 लाख करोड़ मोबाइल यूनिट्स का उत्पादन का लक्ष्य इन्होंने रखा है। ये लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता जो है इंडिया बन चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, एक नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है? लेस्टेस पालोटी, लेस्टेस पालोटी कहाँ पे खोजी गई है? केरल के पश्चिमी घाट में। अब आप एक बात समझिए, आप यूँ समझिए, ये इंडिया का मैप है, ठीक है? यहाँ आपको पता है क्या है? अरब सागर। और यहाँ क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी।
ये जो पूरा एरिया है, यहाँ आपको पता अधिकतर पहाड़ी सेक्टर है, इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट। क्या बोला जाता है? पश्चिमी घाट। और ये जो एरिया है, यहाँ भी पहाड़ी एरिया है, इसको बोला जाता है पूर्वी घाट, है ना? तो आगे हम जब भी पूर्वी घाट जब भी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात करें तो आपके दिमाग में ये जो पिक्चर है ये क्लियरली आनी चाहिए। तो पश्चिमी घाट में स्प्रेंडिंग स्मेल फ्लाई की जो है एक छोटी ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति जो है खोजी गई है, और इस प्रजाति को नाम दिया है लेस्टेस पालोटी। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि लेस्टेस पालोटी हाल ही में चर्चा में रहा है, न्यूज में रहा है, ये क्या है? तो आपको इमीडिएटली आंसर करना है कि ये ड्रैगन फ्लाई की एक प्रजाति है। बेसिकली ये है ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, आप देखेंगे तितली से थोड़ा अलग तरह की होती है, इसके जो पंख होते हैं पारदर्शी होते हैं। ठीक है, जबकि तितली के जो है रंग बिरंगे होते हैं, में आप नहीं देख सकते। इसकी जो आईज है, ये देखिए हेड्स नहीं है, इसकी आईज हेड से भी बड़ी है, यानी कि बड़ी बड़ी आईज होती है, जबकि तितली की छोटी आंखें होती है ना। तो वैज्ञानिक जाफर पालोट थे इंडिया के, उनकी सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट में उन्होंने काफी सारा काम जो है एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए किया। उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया, और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओडोनेटोलॉजी जो है उसमें ये जर्नल प्रकाशित हुआ है कि भाई इंडिया में ये प्रजाति खोजी गई है। और पश्चिमी घाट में 100 सालों के बाद कोई नई प्रजाति मिली है, ये बड़ी बात है। ठीक है, आपको पता है प्रजातियां तो सीमित होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, जलवायु परिवर्तन और इन सब चीजों की वजह से एक नई प्रजाति मिलना बहुत अच्छी बात। 40 सालों के बाद भारत में, यानी कि पूरे भारत की बात की जाए तो 40 सालों बाद ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति मिली है, और जब पश्चिमी घाट अकेले की बात की जाए तो 100 सालों के बाद जो है ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति मिली। क्या याद रखना है? लेस्टेस पालोटी जो है क्या है? ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति है। 90% अपना काम यही हो जाएगा। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे अपना जो है एग्जाम में क्वेश्चन एक लेवल और नीचे जाता है, तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओडोनेटोलॉजी जो है उसमें जर्नल प्रकाशित हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट में ये प्रजाति मिली है, यहाँ तक अपना काम चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक कमीशन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन, सीएसी। नाम थोड़ा टफ है, नाम अपने को याद नहीं रखना, हल्की सी समझ रखनी है। क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। किसका है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, इन दोनों ने मिलकर ये अंतरराष्ट्रीय निकाय की स्थापना की थी। ठीक है, किस लिए काम करता है? खाद्य सुरक्षा के लिए। खाद्य सुरक्षा यानी कि अनाज के उत्पादन के बारे में पूरी दुनिया में, फूड के प्रोडक्शन के बारे में, अनाज के उत्पादन के बारे में ये चिंता करता है, पॉलिसी बनाता है। उसकी क्वालिटी, यानी कि अनाज तो पैदा हो गया, उसकी क्वालिटी कैसी हो इसको तय करता है। लेबलिंग कैसी हो, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लेबल कैसे लगे, लेबल कैसे लगे, ये भी कौन? ये सीएसी तय करता है, कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन, एलिमेंटेरियस कमीशन। हाल ही में जिनेवा में इसकी 49वीं बैठक हुई। क्या इंपॉर्टेंट? भारत ने इसकी अध्यक्षता करी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि भारत ने अध्यक्षता करी, और आपको पता है भारत ने अध्यक्षता करी मतलब भारत इसका क्या है? सदस्य है। और भारत न केवल इसका सदस्य है, एफएओ का भी सदस्य है इंडिया, और डब्ल्यूएचओ का भी सदस्य है इंडिया। ये बात भी आपको याद रखनी है। डब्ल्यूएचओ क्या करता है? दुनिया में जो बीमारियां हैं, जो हेल्थ सेक्टर है, इनके बारे में जो है जागरूकता फैलाता है, इनके बारे में जब अगर इस तरह की महामारी आती है तो हेल्प करता है। राइट, अब इम्पोर्टेंट क्या हुआ है? 7 जो वैश्विक अनाज और मसाले हैं उनके मानक जो है तय हो गए हैं। अब मानक तय होने से समझिए प्रॉब्लम का। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया में बाजरा अच्छा खासा होता है। ठीक है, इंडिया में बाजरा ठीक क्वांटिटी में होता है। अब ये बाजरा दुनिया के दूसरे देशों में जाए, हो सकता है दाना छोटा हो या दाना बड़ा हो, इसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड नहीं है। क्या नहीं है? स्टैंडर्ड नहीं है। बाकी दुनिया के देश, जैसे हमने पिछले कुछ आर्टिकल्स में, पिछले कुछ दिनों पहले की न्यूज में बात करी थी कि खारिज कर देते हैं इंडिया के प्रोडक्ट, वो बोलते हैं नहीं यार आप लोग ना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाते। जब ऐसा होता है क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है, तो इंडिया को मेजबानी मिली और इंडिया ने बहुत ही समझदारी से 7 जो प्रोडक्ट है उनके स्टैंडर्ड यानी कि मानक तय कर दिए, कि अगर रागी है तो रागी का दाना कितना सेंटीमीटर का जो स्टैंडर्ड दाना होना चाहिए, क्या उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, क्या उसमें एलिमेंट होने चाहिए, इस तरह से। तो 3 तो इसमें मोटे अनाज है। अब हमसे डायरेक्टली ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में सीएससी की जो बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता इंडिया ने करी है, कौन से 4 अनाज को शामिल किया है, या कौन से अनाज उसमें शामिल नहीं है, या कौन से मसाले उसमें शामिल नहीं है, तो ये अपने को याद रखना है। तो पहला है रागी, ज्वार, बाजरा। ये कौन सी कैटेगरी होगी? मोटे अनाज वाली, है ना।
मोटे अनाज वाली। क्या है? बाजरा है, याद रह जाएगा आपको, ज्वार है और रागी है। ये 3 तो इसमें आ गए। उसके बाद मसाले और जड़ी-बूटियों वाली कैटेगरी में 4, सूखी इलायची, सूखा लहसुन, सबसे पहले याद रखेंगे, सूखी इलायची और सूखा लहसुन। उसके बाद हल्दी और सफ़ेद मिर्च। ये जो 7 प्रोडक्ट है, इनके स्टैंडर्ड जो है सेट कर दिए गए हैं। अब आगे कि इंडिया की जो प्रोडक्ट्स है, उनको बाकी दुनिया की मार्केट में बिना रुकावट के आराम से जगह मिलेगी। इससे जो है निर्यात बढ़ेगा तो भारतीय किसानों की जो आय है, वो भी बढ़ेगी। ठीक है? आगे चलिए, देखिए गत सिंह जी जो थे इंडिया में, ये जोधपुर के जो राजवंश है, उससे संबंधित है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ये रहे हैं। साथ ही इंग्लैंड में, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है। तो अभी इनको जो है संसद में, वहाँ की जो संसद है, वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जैसे हमारे राज्यसभा होती है, वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसमें जो है इनको सम्मानित किया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नेचुरल बात है, इस पे सवाल नहीं आएगा। इनकी एक किताब है, उसका विमोचन हुआ है वहाँ पे, बापजी द किंग हू वुड बी मैन। बापजी द किंग हू वुड बी मैन, ये बुक जो है इसका विमोचन हुआ है। अब इम्पोर्टेंट बात है, बापजी जो है इनको गत सिंह जी को ही बोला जाता था, तो इनके नाम पे क्या ये किताब इन्होंने लिखी है? जीवनी है? जी नहीं। इस किताब को लिखा है उमेद सिंह ने। ये स्लाइड में ऐड नहीं हुआ, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। यानी कि उमेद सिंह जी ने एक किताब लिखी है, जो कि गत सिंह जी, जो कि भारत के एमपी रहे हुए हैं, जोधपुर जो राजशाही है उससे उनका संबंध रहा है। इंग्लैंड के साथ अच्छे संबंध, जो भारत के कूटनीतिक संबंध है, उनमें उन्होंने अच्छा काम किया है और उनकी लाइफ के ऊपर ये बुक है, जिसका नाम है बापजी द किंग हू वुड बी मैन। ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा, ऑस्ट्रेलिया, यूरेनियम, बांसवाड़ा परियोजना। हमें पता है ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में जब मोदी जी गए, समझौता तो वो 2014 में हो गया था, लेकिन उस पे अच्छी प्रोग्रेस जो है अभी हुई है और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत को यूरेनियम की जो सप्लाई है, वो अपने वहाँ से होने वाली है। अब आप कन्फ्यूज़ होते होंगे कि यार यूरेनियम, आपको थोड़ा-सा मैं कॉन्सेप्ट समझा। देखिए, अभी भी और अगर 10 साल पहले जाएँगे, तो हम लगभग 80% जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरत, यानी कि हमारे घर में जो बिजली आती है, वो बिजली बनती थी कोयले से। ठीक है? समझ गए मेरी बात? कोयले से बनती थी। ठीक है? कोयला जलाया जाता था संयंत्रों में और उसके बाद बिजली पैदा होती। फिर बात हुई कि भाई पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया, धीरे-धीरे इसको कम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी लगभग 50% के आसपास कोयला जो है, वही हमारी बिजली की ज़रूरत का प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक सोर्स। अभी हमने फिर 50% हमारी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, जल विद्युत, ये जो ऑप्शन है, ये हमने अपना लिए। इन सब में एक और इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है, वो है अपना परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा। ये भी क्या है? स्वच्छ ऊर्जा है। यानी कि जब हम परमाणु से ऊर्जा बनाते हैं, तो वो ऊर्जा पॉल्यूशन नहीं करती। और इस परमाणु ऊर्जा बनाने का सबसे जो प्राथमिक सोर्स है, वो है यूरेनियम। समस्या क्या है कि यूरेनियम राजस्थान में और इंडिया में बहुत कम है, लगभग न के बराबर है अगर दुनिया से बात की जाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का लगभग 29% यूरेनियम है, इसलिए हमने समझौता किया। या आप दूसरे एंगल से यूँ समझिए कि ये एक जनरेटर है, परमाणु ऊर्जा का संयंत्र जो बना हुआ है, क्या है? जनरेटर। इस जनरेटर को जो है फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए। इसका ईंधन है यूरेनियम। जब इसकी सप्लाई सुनिश्चित हो जाए, तो हमारे जितने भी जनरेटर जो चल रहे हैं, वो अच्छे से चलते रहेंगे। साथ ही हम नए जनरेटर भी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है? बात आपने समझ ली होगी। इस हिसाब से हमारे लिए ये जो समझौता है इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमने 2047 तक लक्ष्य रखा है कि 100 गीगावाट जो ऊर्जा है, कब? 2047 तक। कितनी? 100 गीगावाट। किससे पैदा करेंगे? परमाणु ऊर्जा से। तो हमारी इस परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने में जो चीजें जरूरी है, उसमें ये ऑस्ट्रेलिया वाला समझौता इम्पोर्टेंट। ठीक है? ये जो संयंत्र है, इनको इससे मदद मिलने वाली है। ये संयंत्र अभी यहाँ अब याद मत कीजिए, आगे हम सारे देखें। ठीक है? हमने ऐड किया इसमें। ऑस्ट्रेलिया के साथ में दीर्घकालिक जो सप्लाई है, ये हमने आराम से अच्छे से बात कर। अब आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि भाई कौन-कौन से परमाणु संयंत्र है जो कि निर्माणाधीन है या कौन-सी जगह है? वो बात कर लेते हैं। राजस्थान में राउतवाटा है, जो कि निर्माणाधीन है। ठीक है? ऑलरेडी राउतवाटा में पहले से भी एक संयंत्र चल रहा है, लेकिन ये नया है। कितने मेगावाट का? 700 मेगावाट का। उसके बाद तमिलनाडु का कुडनकुलम, यहाँ पे 4000 मेगावाट का प्रस्तावित है। मतलब निर्माणाधीन है, काम चल रहा है इसपे। फिर तमिलनाडु का कल्पक्कम 500 मेगावाट, हरियाणा का गोरखपुर।
गोरखपुर देखते आपको लग रहा होगा यूपी। नो, ये फतेहपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इसका हरियाणा का, उसका एक गांव है गोरखपुर, वहां पे ये संयंत्र स्थापित हुआ है ना, तो गोरखपुर से कंफ्यूज नहीं। और कर्नाटक में केगा, इसकी क्षमता 1400 मेगावाट। क्षमता आप बेशक अभी याद ना रखें, नहीं पूछा जाएगा, संभावना बहुत कम है। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सा है, रावतबाटा। तमिलनाडु में दो है, कुडनकुलम, कल्पक्कम। और हरियाणा में गोरखपुर और केगा, और ये हरियाणा का पहला है। ठीक है, जब ये बन जाएगा। नए कहाँ पे, राजस्थान के माही बांसवाड़ा, 2800 मेगावाट का प्रस्तावित है, नया अब बनना है। आंध्र प्रदेश के कोवाड़ा में, महाराष्ट्र के जैतापुर में, और मध्य प्रदेश के चुटका में। ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। देयर इज ह्यूज चांसेस कि आने वाले एग्जाम्स में इनके बारे में सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का कोवाड़ा, महाराष्ट्र का जैतापुर, मध्य प्रदेश का चुटका, और राजस्थान का माही बांसवाड़ा। और इधर वाली ये सीरीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है, कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब से 2014 में ये गवर्नमेंट आई है केंद्र में, इन्होंने जो बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे काम नहीं भी किए। ठीक है, हम कोई पॉलिटिकल बात यहाँ पे करेंगे नहीं, लेकिन इंडिया के जो रेलवे स्टेशन है उनकी तो इन्होंने दशा बदल दी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी कड़ी में जो 8 स्टेशन है राजस्थान के, उनका उद्घाटन किया है। उनको अमृत भारत स्टैंडर्ड के जो है रेलवे स्टेशन बनाए गए, यानी कि ऐसे रेलवे स्टेशन जो एयरपोर्ट के लेवल के हो। ठीक है, तो बेसिकली एयरपोर्ट का लेवल तो अचीव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी शानदार क्वालिटी के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। ठीक है, विकसित देशों में जिस तरह के रेलवे स्टेशन है वैसे रेलवे स्टेशन जो है बनाए जा रहे हैं, और इस सेक्टर में बहुत सारा काम हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, मोदी जी ने उद्घाटन किया, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के वो कौन से स्टेशन है, उनको हाल ही में अमृत भारत स्टेशन के तहत जो है बनाया गया, तो आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक याद रखने की आप स्कीम बताता हूँ ना। जैसे अपना मैपिंग बहुत वीक है, सही है, फिर भी अपन ट्राई करते हैं ना। कल परसों मैंने एक ट्रिक सीखी थी, यहाँ से ऐसे करके शानदार बन गया मेरे पास तो राजस्थान का ना। चलो, तो इसमें गोटन, अब आपको यहाँ नागौर, यहाँ देख लिया आप, यहाँ लिख दीजिए गोटन। ठीक है, नागौर ऐसे। डीग आपको पता है भरतपुर, और डीग यहाँ पे पूर्व में है, तो डीग। ठीक है, उसके बाद सोमेसर। अब अपन ये भूल गए कि सोमेसर कहाँ पे है, ये भाई आप में से कोई मुझे बताएगा। ठीक है, ये सोमेसर कहाँ पे है? उसके बाद दौसा। ठीक है, दौसा आपका जयपुर के जस्ट नीचे यहाँ पे कौन सा, दौसा। उसके बाद खेरतल, डीग से थोड़ा ऊपर, अलवर के पास में खेरथल है ना, खेरथल तिजारा नया डिस्ट्रिक्ट बना है। उसके बाद आपका यहाँ पे बाड़मेर, ऊपर आपका ये जैसलमेर। ठीक है, और ये आपका गंगापुर सिटी, सॉरी यहाँ नहीं, ये सोए माधोपुर यहाँ कहीं आसपास होगा। ये आपका गंगापुर सिटी, यानी कि ये जो है नए अमृत भारत रेलवे स्टेशन जिनका अभी वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। ठीक है, गोटन जो है नागौर में है ना, हमने बात कर ली। सोमेश्वर का आइडिया नहीं है, तो आप लोगों को देता हूँ, होमवर्क कीजिए। ठीक है, इसका पता करना है। सिंपल मतलब क्या है ऐसे समझाने का, देखिए जब आप मैप के साथ याद करते हैं, आप खुद इमेजिन कीजिए, एक मैं सिंपल नाम बताता, गोटन, डी, सोमेश्वर, आपके दिमाग में कुछ पिक्चर नहीं बनती। बट अब आपको आइडिया लग गया, हाँ यार लेफ्ट साइड से जैसलमेर और बाड़मेर है, पूर्व की तरफ कि हाँ यार तो माधोपुर का गंगापुर सिटी है, और उधर डीग है। ठीक है, उसके बाद ऊपर खेरतल है। ठीक है, नीचे जयपुर के नीचे दौसा है, बीच में अरे अच्छा गोटन है। ऐसे करके मैपिंग के साथ पढ़ने का जो है ये फायदा होता है, जस्ट ये बताना था। एक होता है बायो इकोनॉमी। देखिए बायो इकोनॉमी क्या होती है, बायो इकोनॉमी होती है जो मेडिसिन से जुड़ी हुई। ठीक है, जो रोगों से जुड़ी हुई है। ठीक है, रोगों के उपचार से जुड़ी हुई है। ठीक है, मेडिसिन के प्रोडक्शन और निर्माण से जुड़ी हुई, ये सारी क्या होती है, बायो इकोनॉमी। और इंडिया इसमें बहुत महत्वाकांक्षा रखता है। ठीक है, अभी बायो इकोनॉमी के लिए अभी हाल ही के बजट में मिशन शक्ति जो है एक योजना लॉन्च की। ठीक है, क्या किया इसके तहत, इसके तहत 10,000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया है अगले 5 से 6 साल। भाई इतने पैसे अपने को इसमें खर्च करना है, क्या करना है इसमें, 3 जो बायो इंस्टीट्यूट अभी विश्वविद्यालय है उनको नया स्थापित करना है, 3 तो, और 7 जो ऑलरेडी है उनका भी जो अपग्रेडेशन करना है, यानी उनको बेहतर बनाना। चलो ये साइड की बात होगी, यानी कि बायो इकोनॉमी को लेके बहुत सीरियस है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम करना चाहती है। ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में हमारे पास एक्सपर्टीज है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास अच्छा टैलेंट है, तो बायो इकोनॉमी के मामले में अच्छा करना। ठीक है, अभी वर्तमान में 195 बिलियन डॉलर की जो है बायो इकोनॉमी है।
अभी $195 बिलियन, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको धीरे धीरे ऐसे आंकड़े बहुत सारे आएंगे, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो है थोड़े फेमिलियर हो जाए इन वर्ड से, इसके लिए ऐड किया है। 2035 तक जो नीति आयोग का लक्ष्य है, इसको $691 बिलियन का बनाना। तो आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि लगभग 5 गुना की वृद्धि का जो है लक्ष्य भारत सरकार लेके चल रही है। ग्रोथ जो फंड है 50,000 करोड़ का, वो इसके लिए रखा गया है। 6 राष्ट्रीय मिशन जो है बनाए गए हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को लेके बहुत सीरियस है। और नीति आयोग ये चाहता है कि 2035 तक दुनिया की शीर्ष 3 बायोटेक्नोलॉजी शक्तियों में जो है भारत 3 में से एक बने। ये जो है हमारा उद्देश्य है, ठीक है। इसके बारे में हमने बात करी। अब देखिए सैन्य अभ्यास जो है, हमने काफी टाइम पहले की क्लास में सारे जितने भी नेवी के, आर्मी, एयरफोर्स के जितने भी देशों के साथ में जो एक्सरसाइज होती है उनके बारे में अपन ने बात करी थी, बहुत विस्तार से बात करी थी, है ना। अब जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है इंडियन एयरफोर्स की, ऑस्ट्रेलिया में जो है होने जा रही है, ठीक है, 20 जुलाई से 7 अगस्त तक, और 20 देशों की जो वायुसेना है वहां पे भाग लेने वाली है। अब आपको समझिए एक्सरसाइज में क्या होता है। देखिए आपको पता है अभी ऑस्ट्रेलिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए, ठीक है, चाइना का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सभी देश जहां जहां गए, न्यूजीलैंड में, इंडोनेशिया में, उससे पहले जो है सेशल्स में गए थे, ये सारे जो देश हैं ये सभी चाइना से परेशान है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आज नहीं तो कल चाइना हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमारी जो क्षेत्रीय अखंडता है, हमारी जो संप्रभुता है, इसके लिए खतरा है। सभी देश आपस में मिलके जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में सहयोग हर लेवल पे, आर्थिक स्तर पे भी, रक्षा के स्तर पे भी। तो रक्षा के स्तर का मतलब क्या है कि कल को मान लीजिए चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडिया को लड़ाई करनी पड़े, ऑस्ट्रेलिया को लड़ाई करनी पड़े, या इंडोनेशिया को लड़ाई करने पड़े, जिसने आपको पता है अभी तो उन्होंने ब्रह्मोस जो है हमारी खरीदी है ना। तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे, जब आपस में इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, एक्सरसाइज करने से होगा। यानी कि जब 20 देशों की एयरफोर्स जहाजों को उड़ाएगी एक साथ, सिमुलेटर वार टाइप की एक्सरसाइज करेगी, तब पता चलेगा कि हाँ यार इंडिया की जो एयरफोर्स है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की वीकनेस क्या है। तो जब एक दूसरे की वो पता होगी, तो जब अगर इन फ्यूचर कभी लड़ाई की जरूरत पड़ती है तो वो आपस में बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाए, सामंजस्य बिठा पाए। ये इसका जो है मेन उद्देश्य। ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस जो है दक्षिणी नौसेना की कमान है वो कर रही है, इसमें भी काफी देशों की भाग ले रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसको आप ना, ये न्यूज आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ की स्पेन ने जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया, पहली चीज ये। और मेसी ने जो है अर्जेंटीना के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने वाले, लगातार 3 वर्ल्ड कप में एज ए कैप्टन खेलने वाले पहले खिलाड़ी जो है मेसी बन गए, और स्पेन ने जो है जीत लिया है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और ब्राजील के काफू जो है वो भी 3 फाइनल खेलने वाले इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बन गए। तो छोटी मोटी बातें जो फुटबॉल के बारे में पूछी जा सकती है वो आपको याद रखनी है। अब देखिए एक आसाम सेट मिशन है। अब आपने अब तक सुना होगा कि भाई इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है, ये क्या करती है, सैटेलाइट लॉन्च करती है। सैटेलाइट क्या करती है, लॉन्च करती है। इसरो के साथ में कुछ प्राइवेट जो कंपनीज है वो भी आ गई है। लेकिन आपने पहली बार सुना होगा कि कोई स्टेट की जो एजेंसी है वो अपने खुद के सैटेलाइट जो है लॉन्च करवाना चाह रही है। तो आसाम ने ये पहला काम करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा दिए। इन्होंने कहा कि हमारे जो 5 सैटेलाइट हम भेजेंगे भाई। क्यों भेजेंगे, क्योंकि बाढ़ की स्थिति, राज्य की सीमाएं, घुसपैठ, मादक तस्करी, मादक पदार्थ जो इस तरह के पदार्थ होते हैं नशे पते वाले, और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें शिकार वगैरह, इनको मॉनिटर करने के लिए जो है इन्होंने, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला राज्य कौन है इसने अपने खुद के 5 सैटेलाइट की है, तो आसाम है, और इसने जो टेंडर वगैरह इसके लिए जारी कर दिए। इतनी बात थी इसमें। आगे देखते हैं लाड़ो प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इंपॉर्टेंट योजना है, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना, ठीक है। क्या करते हैं, देखिए हमारे यहाँ आपको पता है जब लिंगानुपात की बात की जाती है तो हम पीछे हैं। जब गर्ल्स एजुकेशन की बात की जाती है तो भी हम बाकी इंडिया के राज्यों से पीछे हैं। तो इन सारी समस्याओं के लिए कि गर्ल्स एजुकेट हो, ठीक है, गर्ल्स जो है उनको बढ़ावा मिले, गर्ल्स को उनकी इच्छित जो करियर मिले, उसके बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे पहले तो जो है गर्भपात वगैरह वो सब तो है ही। बाल विवाह सबसे बड़ी समस्या। इस समस्या के समाधान के लिए मेजरली और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है सरकार ने, ठीक है। कब शुरू किया था, 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए। इस डेट को आपको याद रखना है।
21 साल तक उनको 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपीस मिलने वाले हैं, यानी कि 1,50,000 रुपए। कितनी किस्तों में? 21 वर्ष तक 7 किस्तों में। कैसे होगा? डायरेक्ट खाते में। 6 किस्तें तो पेरेंट्स के खाते में आएगी, 7वीं जो अंतिम किस्त है वो खुद बच्चे के खाते में। ठीक है? महिला विभाग कौन-सा है? महिला और बाल विभाग राजस्थान। और प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम जो पीसीटीसी-टीएस जो पोर्टल है उसके माध्यम से इसकी ट्रैकिंग होगी, राइट? यहाँ तक आपने बात याद कर। अब आपको ये 7 किस्तें भी याद रखनी है। सबसे पहली, जन्म होते ही ₹2500, लेकिन एक शर्त है, जन्म जो है या तो सरकारी अस्पताल में होना चाहिए, ठीक है? जननी सुरक्षा योजना के तहत, या फिर जननी सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ कोई प्राइवेट हॉस्पिटल। यानी कि ऐसा नहीं है कि घर पे डिलीवरी हुई और ये फ़ायदा मिले, ना। इसमें एक और उद्देश्य है कि इंडिया में, स्पेशली राजस्थान में, कोई भी डिलीवरी घर पे ना हो, प्राचीन, क्योंकि घर पे आजकल उस तरह से, और आपको पता है आजकल तो हॉस्पिटल्स में कितनी डेथ हुई है अभी हाल ही में, कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में और बीकानेर में, ठीक है? जो प्रेग्नेंट्स मदर्स है उनकी, है ना? तो उस हिसाब से कि भई संस्थागत जो है प्रसव हो, संस्थागत का मतलब हो गया कि हॉस्पिटल में हो, है ना? तो ये इसकी पूर्व शर्त है। दूसरी बात, जो माता है, वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। नहीं, ये शर्त है। 1 वर्ष पूरा हो जाए और टीकाकरण पूरा हो जाए। अब टीकाकरण का लक्ष्य भी इससे जुड़ गया कि भाई जब टीकाकरण हो गया तो आगे चल के उस बच्ची को बीमारियाँ कम होगी। तो यहाँ पे ₹2,500 दिए जाएँगे। ठीक है? आपने देख ली 1 से 6 तक माता-पिता, उसके बाद बालिका को 7वीं किस्त। पहली कक्षा में जब प्रवेश करेंगे तो ₹4,000, यानी कि पेरेंट्स यहाँ पे अगर मान लो आर्थिक स्थिति खराब भी है, बहुत वीकर सेक्शन से है, तो भी बच्चे को डाल देंगे कि हाँ यार 4,000 तो मिल रहे हैं, 1,000-2,000 रुपए का खर्चा होगा, बाकी अपन मैनेज कर लेंगे। छठी कक्षा में प्रवेश के समय ₹5,000, 10वीं कक्षा में अब ₹11,000। अब मान लीजिए बच्ची है 9वीं क्लास में और पेरेंट्स चाह रहे हैं कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब तो अपने को इसकी शादी करनी है। इसकी शर्त एक और है कि बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए। शादी 21 के बाद ही होनी चाहिए, तभी ये पैसा मिलेगा। अगर बीच में शादी कर ली तो पैसा नहीं मिलेगा, है ना? 10वीं में प्रवेश, तो यहाँ मूड, फिर उनको पता है यार ₹11,000 मिलने वाले हैं। अपने को तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना बच्ची को, गवर्नमेंट स्कूल में पैसा लगता नहीं, बुक्स का भी, सारी चीज़ों का पैसा नहीं लगता। तो फिर वो 10वीं में भी एडमिशन दिला देंगे। जब वो 11वीं में आएगी, तो वो देखेंगे अरे यार अब तो ₹25,000 मिल रहे हैं। ठीक है, फिर वो ग्रेजुएशन पूरी कर ले, 21 साल की आयु हो जाए, उसको ₹1,00,000 मिल जाए, उसी टाइम पे अगर उसकी शादी का प्रावधान करें, तो ये जो है विन-विन सिचुएशन है बच्चों के लिए भी और बाकी जो सरकार की इंटेंशन है उसके लिए भी। राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 के बाद जो है बच्चे का जन्म होना चाहिए, है ना? ऊपर क्या थी? हाँ, 1 अगस्त 2024, राइट, है ना? उसके बाद सरकारी या जननी स्वास्थ्य योजना जो है उससे मान्यता प्राप्त जो है अस्पताल में जन्म होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सामान्य सभी पात्र जो है इसके लिए वर्ग है, कोई भी आय की ऊपरी सीमा नहीं है। इस पॉइंट को लेके काफ़ी सारी रिसर्च मैंने करी है, थोड़ा-सा संदेह था लेकिन अभी लग रहा है कि सरकार ने वाक़ई में जो है एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए इस योजना को लागू कर दिया। लेकिन शुरुआत में जो थी 2024 में, तब वो लिमिटेड कुछ ऊपरी आय का जो प्रावधान था वो उसमें किया गया था, बट अभी ऐसा नहीं लग रहा है ना? थोड़ा-सा इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, है ना? बाकी मेरे हिसाब से यही राइट है ना? बालिका जन्म को सामाजिक प्रोत्साहन देना, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, बाल विवाह को हतोत्साहित करना, शिक्षा में ड्रॉप आउट हमने पढ़ लिया, बाल विवाह का हमने डिस्कस कर लिया और एसडीजी सतत डेवलपमेंट गोल, ठीक है? 17 लक्ष्य है, मैंने आपको बताया था एक दिन, उस दिन थोड़ा कन्फ्यूजन था मुझे, 15, 16 ऐसे करके 17 है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि कितने लोगों ने ये 17 लक्ष्य याद कर लिए होंगे। प्लीज़ याद कीजिए, है ना? क्योंकि अभी 2030 तक यही रहने वाले हैं, है ना? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको 1 से 2 क्वेश्चन यानी कि 2 से 4 मार्क्स सीधे दिला देती है किसी एग्ज़ाम में। ये जो एसडीजी है, ये उसी तरह की चीज़ है। 17 लाइन्स आपको याद करनी है और आपके अगर 4 मार्क्स आ रहे हैं यानी कि 2 पेज में आपका कंटेंट आ गया और वो 2 पेज आपको 4 मार्क्स दिलाए तो इससे बेहतर कोई डील नहीं हो सकती। फिर भी आप लोग थोड़े नहीं मानते बहुत सारी बातें, पर ठीक है काफ़ी बच्चे मानते भी हैं, आई नो। जितने लोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोर्स भी मैं आप लोगों को नहीं कर सकता। एट द एंड आपकी लाइफ़ आपका करियर है ना? चलिए, विक्रम 1 जो है एक रॉकेट जो है वो लॉन्च हुआ है और बहुत बड़ा अचीवमेंट। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, पवन कुमार चंदाना और भरत जो ढाका है, उसने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से मिशन आगमन के तहत विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किया है। ये भारतीय जमीन से ऑर्बिटर लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी है, राइट? तो समझ नहीं आया होगा। चलो मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ।
विक्रम वन देखिए ऐसे समझिए, इंडिया हमारा कंट्री है, ठीक है? तो आप देखिए, है ना? फिर से हम मैप बना लेते हैं इंडिया का। आजकल थोड़ा अच्छा बनने लग गया अपना मैप में, ठीक है? ये इंडिया का मैप, क्योंकि अपन आधा ही बना रहे हैं, ऊपर वाले में गड़बड़ होती है, राइट? तो यहाँ मैप बना लिया। अब देखिए, आप यूँ समझिए कि अब तक इंडिया में जो है ना, अब तक केवल सरकारी बस चलती थी, सरकारी। लेकिन 2 व्यक्ति, ये पवन कुमार अंकल और ये भरत अंकल, इन दोनों ने बोला कि सर एक काम करो ना, आपकी बस के साथ में मैं भी एक टैक्सी चला देता हूँ इंडिया में। उन्होंने कहा बढ़िया है, चला दें, अच्छी बात है, सहूलियत होगी, हमारे पे लोड कम आएगा और अल्टीमेटली इंडिया के लोगों के लिए आप कर रहे हो। इन्होंने जो है स्काई रूट एरोस्पेस की सब स्थापना करी। समझिए, पहले से इसरो था इंडिया के पास, सरकारी बस, ठीक है? इधर से नई टैक्सी आ गई, ठीक है? कौन सी? स्काई रूट, ये कंपनी का नाम आ गया, ठीक है? स्काई रूट, क्या किया स्काई रूट ने? एक रॉकेट जो है विक्रम वन, विक्रम वन, ये रॉकेट, इस रॉकेट को अभी लॉन्च किया और ऐसा करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। 3 से 4 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, और मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन या 3 से 4 बार इससे जुड़ा हुआ, विक्रम वन से और स्काई रूट से जुड़ा हुआ सवाल आगे भी आपको पूछा जाएगा। यानी कि इस टॉपिक की अगर इंपॉर्टेंस मेरे से पूछे 10 आउट ऑफ 10, ठीक है? समझ। इसरो अब तक इंडिया में काम करता था। स्काई रूट एक कंपनी 2 लोगों, पवन कुमार चंदाना, भरत डाका ने मिलकर बनाई। इन्होंने अपना पहला जो रॉकेट है विक्रम वन, वो लॉन्च कर दिया और इस मिशन को नाम दिया मिशन आगमन। यानी कि हम आ चुके हैं, प्राइवेट प्लेयर आ चुके हैं इस सेक्टर में, है ना? ऑर्बिटर लॉन्च करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। अब आप यूं समझिए, पेलोड क्षमता। अब जो वो टैक्सी थी, जो भरत अंकल ने और पवन अंकल ने मिलकर बनाई थी, ये टैक्सी 350 केजी सामान ले जा सकती है, बस। ये इसकी क्षमता है। क्योंकि ये भरत अंकल की जो टैक्सी है ना, ऐसे नहीं चलती। भरत अंकल की टैक्सी ऐसे चलती है ऊपर आसमान में, है ना? तो इसकी जो क्षमता है 350 किलोग्राम। अब आगे समझे, लो और अर्थ ऑर्बिट में पहुंची है और ऊंचाई इसकी 22 मीटर, लगभग 7 मंजिला इमारत की तरह ऐसी ऊंची है ये भरत अंकल की टैक्सी, है ना? तो इससे भी आपको समझ आ गया होगा। आगे समझते हैं कार्बन कंपोजिट बॉडी। क्या होता है कार्बन कंपोजिट बॉडी? जैसे क्या होता है, आपने अगर मान लो कोई ऐसी संरचना बनानी है ना? तो इसमें यहाँ नट लगा, यहाँ नट लगा, ठीक है? यहाँ से यहाँ जोड़ा, इस मेन पोर्शन को जोड़ा, ये वो, इस तरह से, है ना? एक हो गया कि पूरा स्ट्रक्चर एक ही है, यानी कि वन टाइम में बनाना, इसको बोला जाता है कार्बन कंपोजिट, है ना? दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी विशेषता, ठीक है? विशेषता ये है कि जो धातु है, जैसे लोहा है, स्टील है, ये भारी है, जबकि कार्बन जो बॉडी होती है वो होती है हल्की। क्योंकि आपको पता है इस टैक्सी के सामान ले जाने की क्षमता 350 केजी कब है, जबकि बॉडी कार्बन की है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 केजी वेट है, उदाहरण के लिए। अगर यही बॉडी लोहे की हो, 500 केजी वेट हो जाएगा। तो 500 केजी हो जाएगा तो 350, 350 प्लस 100, 450 अभी हो रहा है। 500 तो ये खुद भी नहीं, अकेला नहीं उठ पाएगा। जो सामान ऊपर ले जाके छोड़ना है उसको तो ले ही नहीं जा पाएगा। इसलिए कार्बन कंपोजिट जो बॉडी है वो इंपॉर्टेंट है। और 3D प्रिंटेड इंजन है। ये जो एग्जांपल था, ये आप 3D प्रिंटेड इंजन से समझे कि एक तो नट बोल्ट लगे हुए हैं, अलग से असेंबल किया हुआ है, उसके बजाय एक ही प्रिंट में, यानी कि जैसे डॉक्यूमेंट प्रिंट होता वैसे कोई फिजिकल बॉडी प्रिंट होना। तो ये जो है इसमें 3D प्रिंटिंग वाला विक्रम में यूज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और इवन यूं कहूंगा कि पूछा ही जाएगा। अभी इंडिया में सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्काई रूट अकेला है, 400 और अंकल जो लोग हैं ना, उनकी कंपनीज काम करी है, यानी कि एक बड़ा बूम इंडिया की स्पेस इकोनॉमी में आने वाला है। वर्तमान में $9 बिलियन की है। अगले दशक में, यानी कि आज 2026 में है, 2035-36 तक ये $44 बिलियन की हो जाएगी, यानी कि लगभग 5 गुना। जैसे बायो फार्मा की बात करी, वैसे ही स्पेस की बात, है ना? और विक्रम वन की ये सफलता दिखाती है कि अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग हो तो इंडिया का जो यूथ है वो कमाल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में, विक्रम 1 के बारे में, परमाणु ऊर्जा लक्ष्य के बारे में, सीएससी की जो 49th बैठक जिसकी इंडिया ने अध्यक्षता करी, वहाँ पे कैसे बाजरा रागी को फ़ायदा मिला है, इंडिया को फ़ायदा मिला है, लाड़ू प्रोत्साहन योजना के बारे में तमाम जो डिस्कशन है ये अपन ने किया। उम्मीद करता हूँ आज थोड़ा बेसिक से आपको बेहतर समझ आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लेट मी नो, आप मुझे बताएँगे। ठीक है? चलिए अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।